जय तो भारतम। साथियों, मैं दिनेश शर्मा जय तो भारतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और विभाजन गाथाएं भाग 2 में आज एक्सरे का रहस्य। माउंटबेटन व पटेल को एक बात का मलाल रहा था। उन्हें लगा था कि यदि जिन्हा की सेहत के बारे में वह रहस्य उन्हें सही समय पर मालूम हो जाता तो शायद विभाजन फिलहाल टल जाता, या जो भी होता बेहतर तरीके और बेहतरी से होता। वह रहस्य जिन्ना की छाती के एक्सरे की रिपोर्ट में दर्ज था। बंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर जाल आर पटेल ने इसे अपनी रिपोर्ट में जिन्ना के अंतिम क्षण तक गुप्त रखा था। उस एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र पाकिस्तान की स्थापना के सबसे बड़े पैरोकार मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। वह दवाइयों के सहारे पर सिर्फ कुछ माह या एक आध वर्ष ही जिंदा रह सकते थे। शुरुआती दौर में माउंटबेटन और गांधी दोनों ही स्वतंत्र भारत की एकता के पक्षधर थे, मगर अड़ियल स्वभाव वाले जिन्हा विभाजन की मांग से टसमस नहीं हो रहे थे। वैसे द्वितीय महायुद्ध से पहले भी बर्लिन में जिन्हा प्लूरिसी का इलाज करवा चुके थे। उन्हें प्राय ब्रांकाइटिस की तकलीफ हो जाती थी। वह भीतर से इस कदर खोखले हो चुके थे कि प्राय लंबे भाषणों के बाद हाँफने लगते थे। मई 1946 में वह शिमला में थे। उन्हीं दिनों ब्रांकाइटिस का एक गहरा झटका लगा। उनकी बहन फातिमा साथ थी। उन्होंने तत्काल जिन्हा को शिमला से मुंबई ले जाने का फैसला किया, मगर रास्ते में तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर पटेल को सूचित किया गया। पटेल बंबई से कुछ स्टेशन पहले ही स्थित एक स्टेशन से जिन्हा के डिब्बे में पहुंच गए और उपचार रेल से ही आरंभ कर दिया। उन्होंने जिन्हा व फातिमा को सलाह दी कि वे बंबई से पहले ही किसी स्टेशन पर उतर जाएं, क्योंकि बंबई स्टेशन पर उनके हजारों दीवानों की भीड़ में से उन्हें जल्दी निकालना आसान नहीं होगा और इन्फेक्शन बढ़ भी सकता था। जिन्ना को बंबई के एक स्टेशन पहले ही उतार लिया गया। वहां से सीधे अस्पताल ले जाया गया। वहीं उनका एक्सरे हुआ, जिसने डॉक्टर पटेल, जिन्ना व फातिमा को चिंता में डाल दिया। जिन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी गंभीर बीमारी की भनक प्रस्तावित पाकिस्तान के गठन में बाधा बने। उन्होंने चिकित्सा आचार संहिता का हवाला देते हुए डॉक्टर जाल पटेल से आग्रह किया कि वे उस रिपोर्ट को पूरी तरह से गुप्त रखें। डॉक्टर पटेल ने जिन्हा की अंतिम सांस तक वह रिपोर्ट पूर्णतया गुप्त रखी, मगर डॉक्टर ने एक शर्त रखी कि जिन्हा उनके परामर्श को मानते हुए सिगार छोड़ देंगे। क्रेवन सिगार व शराब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने बमुश्किल मुस्कुराते हुए वादा किया कि एकदम छोड़ूंगा तो वक्त से पहले ही मर जाऊंगा, मगर वादा करता हूँ धीरे धीरे इन्हें कम करूंगा और लंबे लंबे कश भी नहीं लगाऊंगा। इस उम्र में इतनी पाबंदी लगाना शायद डॉक्टरी नुक्ते से भी उचित नहीं होगा। डॉक्टर पॉल ने भी हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया और आग्रह किया कि जब भी वे सिगार सुलगाएं, एक्सरे रिपोर्ट को ध्यान में ले आएं और तकलीफ भी हो तत्काल सैनिटोरियम में भर्ती हो जाएं। जिन्ना ने सिर्फ इतना ही कहा। अपनी ज़िंदगी के मकसद को एक तरफ रखकर सैनिटोरियम में उम्र काटने का कोई सवाल नहीं उठता। यह इतिहास की नाजुक घड़ी है और ऐसे वक्त में भारतीय मुसलमानों को नेतृत्व देने से मुझे सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी बीच डॉक्टर जॉल पटेल नियमित रूप से निर्धारित अवधि के बाद जिन्हा को विशेष इंजेक्शन भी लगाते रहे और दवाइयाँ भी नियमित रूप से दी जाती रही। सारा इलाज टीबी रोग के अनुसार था। इस सारे मामले को इस कदर गुप्त रखा गया कि जिन्हा की बेटी श्रीमती वाडिया ने 1973 में स्वीकार किया कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उनके वालिद टीबी के मरीज थे। वैसे लॉर्ड वेबल को कुछ भनक लग चुकी थी, मगर बरतानवी साम्राज्य के तेज तर्रार जासूस भी इस बात की तस्दीक डॉक्टर पटेल से नहीं कर पाए कि जिन्हा को क्या बीमारी थी और बीमारी कितनी गंभीर थी। डॉक्टर वेबल ने इस बात के संकेत अपने उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिए थे। माउंटबेटन से जिन्हा ने अपनी पहली औपचारिक बातचीत में यह आग्रह तो कर ही दिया था कि पूरे मामले में बुनियादी बात यह है कि जो कुछ करना हो जल्दी से जल्दी किया जाए। माउंटबेटन इस दबाव को उस रिपोर्ट से जोड़ रहे थे जो उन्हें
लॉर्ड केवल ने जाते समय दी थी। माउंटबेटन ने अपने 11 प्रमुख गवर्नरों की रपट के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं जमीनी स्तर पर उतरने का फैसला किया। पंजाब में रावलपिंडी के समीप एक गांव कहूटा में उन्हें यह एहसास हुआ कि स्थितियां कितनी विस्फोटक थी। उस गांव में कुछ दिन पूर्व ही कत्लेआम हुआ था। गांव के सभी सिख व हिंदू एक ही रात में कत्ल कर दिए गए थे। कुछ घंटों में ही पूरे के पूरे परिवार को जिंदा ही आग में जला दिया गया था। सिर्फ वही औरतें बची थी जिन्हें दंगाई उठाकर ले गए थे। उनमें से भी कुछ ने उनके चंगुल से छूटकर जलती आग में कूदकर जान दे दी थी। माउंटबेटन ने स्वीकार किया था कि तबाही का ऐसा मंजर उन्होंने बर्मा के भयानक जंगलों में भी नहीं देखा था। माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत के विभाजन की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे, मगर उन्हें तब लगा कि जो कुछ भी करना होगा तेजी के साथ करना होगा और उन परिस्थितियों में शायद विभाजन को टालना मुमकिन भी नहीं होगा। उन्हें पहली बार यह भी लगा कि जिन्ना की हठधर्मिता के आगे झुकने के अलावा शेष कोई विकल्प नहीं था। माउंटबेटन ने लिखा था, विभाजन सरासर पागलपन है और यदि सांप्रदायिक उन्माद का भूत सबके सिर पर सवार न हो गया होता और सारे बाकी रास्ते ठप न हो गए होते तो इस विभाजन के लिए मुझे कोई भी सहमत नहीं कर सकता था। इस पागलपन के निर्णय की पूरी जिम्मेदारी विश्व की नज़रों में हिंदुस्तानियों के कंधों पर ही डाली जानी चाहिए, क्योंकि जो फैसला लेने जा रहे हैं उसके लिए उन्हें एक दिन स्वयं ही अपनी करनी पर बुरी तरह पछताना होगा।